हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ थर्मोडायनामिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और उसमें मैंने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज़ W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसके अबाउट हमने डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्कूल में भी मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट और मेंस, इन दोनों में आपको इनसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन आपको बनाना होगा, ध्यान से आपको सुनना होगा। तो देखिए, एक प्रोसेस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन फॉर आइडियल गैस। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके रिवर्सिबल वर्क डन करते हो तो आप वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब आप रिवर्सिबल वर्क डन की बात करते हो तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है और अपोजिंग फोर्स, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल आएगा। दैट मीन्स वो किसी भी वक्त इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और बहुत स्लोली आप वर्क डन करोगे, उस पर छोटे छोटे वर्क डन करोगे, नहीं तो इस वर्क डन को कैरी आउट करने में आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन इनसे जो वर्क डन मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल फॉर आइडियल गैस कैसे फाइंड करूं। जैसे सपोज करिए ये आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई भी आइडियल गैस फिल कर रखा है। आइडियल गैस आपको पता है बच्चों कि यहां पे आप PV इक्वल टू nRT इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमने ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, जो सिस्टम पे सराउंडिंग एक्सर्ट करेगा, और इनसाइड द कंटेनर जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आप उन्हें इंटरनल प्रेशर कहोगे बच्चों। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही मामूली होगा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। मान लेते हैं कि इंटरनल प्रेशर बहुत छोटा एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया, तो धीरे 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 क्या होगा, इसमें एक्सपेंशंस होंगे। और मान लीजिए ये आपके पास यहां तक वॉल्यूम आपका पहले इनिशियल वॉल्यूम VI था, अब एक्सपेंड होकर यहां पहुंच गया V फाइनल। तो इन दोनों का ये जो वॉल्यूम आपको मिलेगा दैट विल बी डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहां से यहां तक V1 से या इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जाने में कितना वर्क डन करना होगा हमें, नहीं ये आप कैलकुलेट करोगे इस प्रोसेस में। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पे VI क्या हमने कोट किया है, इनिशियल वॉल्यूम, नो डाउट। VF को हमने फाइनल वॉल्यूम मान लिया। अब आप बताइए वर्क डन, स्मॉल वर्क डन करोगे, छोटा वर्क डन करोगे, तो वर्क डन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब चूंकि आपने एक्सपेंशन शुरू करा है इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो आपका लिमिट V1 से V2 इसमें कोट हो जाएगा। और आप जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू होता है PdV, तो dW अगर लेंगे तो P डेल्टा V आएगा, क्योंकि यहां पे हम प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस V1 से V2 इंटीग्रेट करने वाले हैं आप, लिमिट पुट कर दिया आपने, और ये आ गया PdV। अब याद करिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। अरे होता नहीं होता है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन ये है आपके पास, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो यहां से अगर आप P फाइंड करोगे तो क्या होगा, nRT अपॉन V। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। P इक्वल टू nRT अपॉन V मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इस प्रेशर को आप यहां पे लाके पुट करो, दैट मीन्स कि अब इस प्रेशर के बदले आपको nRT अपॉन V पुट करना है। ठीक है, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in equation 1 and we will have nRT upon V into dV। लिमिट अभी भी आपका V1 से V2 है, तो जो जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं भाई। कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
और चूंकि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, दैट्स वाई प्रोसेस चूंकि आपका क्या है बच्चों, आइसोथर्मल, नहीं तो दैट्स वाई टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो माइनस एनआरटी V1 से V2 गया dV अपॉन dV, dV अपॉन V। क्या आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ये होता है बच्चों नेचुरल लॉग x। अगर आप इसको बेस 10 में कोड करोगे तो 2.303 log x होगा, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो dV अपॉन डी के बदले हमने NLX लिखा, नेचुरल लॉग वॉल्यूम। V1 से V2 जा रहे हो आप, तो देखिए अगर आप लिमिट पुट करोगे तो ln V2 माइनस V1 होगा, ये आ गया आपका भाई। और जो नेगेटिव होता है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, अगर लॉग में देखोगे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 हुआ। नहीं तो अगर आप इसको बेस 10 में चेंज करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया बच्चों, वर्क डन इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। अब आप बताइए V1 क्या है? V1 है इनिशियल वॉल्यूम और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री सी में होगा तो चेंज करके केल्विन में ले आना बच्चे। R आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर वर्क डन आपने जूल में फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आपको 8.314 लेना होगा। और N इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने अमाउंट ऑफ गैस पे आप वर्क डन करते हो, इस कंटेनर में जो आपने लिया था उसमें गैस का मोल कितना है, दैट इज N। नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन के लिए। यहां पे चूंकि आपने एक्सपेंशन देखा है इसीलिए V2 ग्रेटर देन V1 होगा। तो V2 को अगर V2 ग्रेटर है V1 से डिवाइड करो तो ग्रेटर देन 1 आएगा भाई। इसका मतलब ये है कि ये लॉग V2 अपॉन V1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन यहां पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव रिमेन नेगेटिव, दैट मींस वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव। और आपने साइन कन्वेंशन में क्या देखा था बच्चों, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन कहता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। नहीं तो यहां पे क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तभी तो एक्सपेंशन हो रहा है। नहीं आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा बच्चों कि अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, रिवर्सिबल हो, बहुत स्लो हो, नहीं तो इस केस में टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। ये सारे डेटा दिए जाएंगे, आप उसको पुट करना। आ गया ये। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम एक्सर्ट करेगा प्रेशर, सिस्टम पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बच्चों। तो आप देखिए फॉर्मूला आप यही रखना, लेकिन V2 अपॉन V1 क्या होगा, लेस देन 1। लॉग V2 अपॉन V1 लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इस नेगेटिव को क्या कर देगा बच्चे, पॉजिटिव। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव। दैट मींस वर्क डन क्या हो गया भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। और यहां पे फाइनल वॉल्यूम आपका कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल, यहां पे कंप्रेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे ये वर्क डन आपका आप पॉजिटिव आ जाएगा। अब आइए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जैसे कि टेम्परेचर आपने रखा कांस्टेंट, तो याद करो बच्चे एक लॉ हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, दैट वाज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपने क्या देखा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हेयर ऑल्सो चूंकि टेम्परेचर आपने रखा है कांस्टेंट बच्चों, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। तो आप इसी को PV इक्वल टू कांस्टेंट कर सकते हो, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, P1 अपॉन P2। P1 क्या है, P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, V1 क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 फाइनल वॉल्यूम। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया आपके पास V2 अपॉन V1 के बदले लिखिए P1 अपॉन P2। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो हियर W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2। तो P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर है ना, P1 मान लेते इसको,
और P2 क्या है आपका फाइनल प्रेशर है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला आ गया बच्चे। नहीं तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालो, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग और नॉट। थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं। देखिए अब आइए, आपसे एक सवाल पूछा गया है बच्चों कि कैलकुलेट वर्क डन आइदर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, amount of heat either supplied to the system or evolved from the system, we don't know, and change in internal energy. change in internal energy कब? जब 2 मोल किसी गैस को, आइडियल गैस को आपने एक्सपेंड कराया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसी से क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट ना। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 100 लीटर। तो कोई गैस है आपके पास किसी कंटेनर में 10 लीटर, उसमें 2 मोल गैस रखा हुआ है, कोई भी गैस ले लो, हीलियम, नियन, आर्गन, व्हाटएवर जो भी है। अब इस गैस को आपने देखा ये आइसोथर्मली और रिवर्सिबली धीरे 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 एक्सपेंड हो रहा है और एक्सपेंड होकर फाइनल पहुंच गया कितना? 100 लीटर। तो अब आपसे कह रहा है कि वर्क डन बताइए। तो W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 upon V1, ये आप फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन है क्या? N, व्हाट नंबर ऑफ N आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। जो 2 गिवन है, R की वैल्यू जानते हो, टेम्परेचर 27 है तो आप उसको चेंज कर लिया केल्विन में, वॉल्यूम V1 एंड V2 है। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली वॉल्यूम 10 है, फाइनल 100 है, मीन्स एक्सपेंशन हुआ नहीं। तो ये केस ऑफ एक्सपेंशन है बच्चों। तो अब फॉर्मूला में पुट करिए, तो -2 8.314 इंटू 300 और जो 2.303 बेस 10 के लिए आप लगाते हैं वो log 100 अपॉन 10। 100 अपॉन 10 क्या हो गया? 10। log 10 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 1। तो इंटू 1। सॉल्विंग दिस वी विल हैव 11488 जूल। तो वर्क डन आया इतना जूल। नेगेटिव साइन का क्या मतलब? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि आपने 10 लीटर से 100 तक पहुंचाया है, इसका मतलब सिस्टम ने काम किया है। वर्क डन बाय द सिस्टम 11,488 जूल वर्क डन हुआ। अब चूंकि एनर्जी कंजर्व है, ये कहां गई एनर्जी? अब हमें ये पता करना कि एनर्जी कहां गई भाई। नहीं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया बच्चे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको बताया गया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। जो आपका इंटरनल एनर्जी है बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा बच्चे। तो यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? 0। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके पास है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। तो अगर आप इसकी वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो Q और W एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा भाई। तो Q इक्वल टू माइनस वर्क डन। अब वर्क डन की वैल्यू आपने माइनस इतना निकाला है, ये माइनस माइनस प्लस आ गया। दैट मीन्स कि जितना वर्क डन सिस्टम ने किया वो सारे की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में इवॉल्व हुई है। नहीं तो चूंकि Q पॉजिटिव है, आप समझ रहे हो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, नहीं यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम है और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है। नहीं तो इसने क्या किया? हीट को इतना को एब्जॉर्ब कर लिया एक्सपेंशन के दौरान, क्योंकि Q पॉजिटिव है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब आइए देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम देखते हैं। कहा गया कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या किया बच्चों? 2 मोल आइडियल गैस फिल कर दिया। उसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना था? 1 atm। अब आपने उसमें कंप्रेस करना शुरू किया। कंप्रेस कैसे करेंगे? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली।
मतलब धीरे 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 उस वक्त तक कंप्रेस करेंगे जब तक के इनसाइड प्रेशर कितना हो जाए, बताइए 10 atm ना हो जाए। तो 1 atm से 10 atm, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है, नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो आपसे कहा गया कि आप बताइए Q amount of heat either supplied to system or evolved from the system, work done on the system or by the system and change in internal energy क्या होगा बच्चों। तो पहले इनलिस्ट करते हैं हम लोग कि क्या क्या गिवन है। तो मोल्स ऑफ गैस 2 गिवन है, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन गिवन है, प्रेशर आपका 1 atm है P1, और जो फाइनल प्रेशर है वो 10 atm है। अब जो फॉर्मूला आपको बताया गया है यूज करिए। तो W इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या आ गया, -2.303 इंटू 2 8.314 इंटू 300। तो प्रेशर P1 इनिशियल प्रेशर कितना था 1 और फाइनल 10 है तो 1 अपॉन 10, तो 10 का पावर -1 कह सकते हो बच्चों। तो log 10 का पावर -1 क्या होता है, -1, और ये -1 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस। तो W इक्वल टू आ गया आपके पास पॉजिटिव 11.42 किलो जूल। दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। जब आप सिस्टम पे काम करोगे और इंटरनल एनर्जी को जीरो कर दोगे टेम्परेचर कांस्टेंट करके, तो Q इक्वल टू W, तो जो Q की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, -11.45 किलो जूल। मीन्स इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व बाय द सिस्टम। तो जो भी वर्क डन आपने सिस्टम पे किया, तो जो एनर्जी उसमें आपने दिया वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि आपने इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट कर रखा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्मोडायनामिक में एक नए कॉन्सेप्ट की एंट्री हुई है बच्चों, जिसका नाम है इंथैल्पी। आपने सुना होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये सब में इंथैल्पी क्यों लगा हुआ है भाई, इंथैल्पी एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसको आप डिनोट करेंगे कैपिटल H से, और किसी भी थर्मोडायनामिक फंक्शन को अगर आपने डिनोट किया कैपिटल से, इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नहीं इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे हुआ। एनीवे, इसको डिफाइन किया गया कि टोटल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अगर किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को ऐड कर दो तो आपको एक नया टर्म मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो दिस इज इंथैल्पी। ये हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है, और जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई स्टेट फंक्शन है तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो ना इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम है हमें, ना इसका है। तो जब भी हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बच्चों, चेंज फाइंड करेंगे, चेंज। तो देखिए क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पे अभी बताया गया आपको कि ये एक स्टेट फंक्शन है ना, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये आप जानते हैं भाई। तो हमें क्या करना होगा, चेंज निकालना होगा। तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, इसके पास इंथैल्पी होगा, और ये प्रोडक्ट है, इसके पास इंथैल्पी होगा, दोनों का डिफरेंस ये मिलेगा आपको। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, डेल्टा U। तो ये डेल्टा H क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये आपका है P डेल्टा V। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को आप सप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल टू इंथैल्पी, एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी सिस्टम को जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सीखा है, नहीं, और इसमें ऐड होकर आ गया, चूंकि प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है, तो P डेल्टा V वर्क डन, नहीं, तो इन दोनों के सम को आप इंथैल्पी कहते हो। तो अगर कहीं पे इंथैल्पी इंट्रोड्यूस्ड है
इम्प्लीमेंट है, लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसमें एनर्जी का लेन देन हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहते हो या इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हो या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई, लेकिन कहाँ पे? एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तभी आप इंथैल्पी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब एज वी नो PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो PV इक्वल टू एनआरटी को हमने चेंज के टर्म में लिखा, तो ये P डेल्टा V के बदले आ जाएगा डेल्टा NGRT। नहीं तो जो ये इक्वेशन, इसको बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है बच्चों थर्मोडायनामिक का ये। नहीं तो डेल्टा H इक्वल टू आ गया आपके पास डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब इस पे फोकस करेंगे बच्चे हम लोग, ये डेल्टा NG क्या है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, R और T को तो आप जानते ही हो। डेल्टा NG के बारे में समझिए, यहां पे कहा गया कि सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। क्या मतलब ये हुआ कि अगर आपने PCl5 को डिकम्पोज किया बच्चों तो आपको मिला PCl3 प्लस Cl2, तो आप बताइए ये दोनों गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 2 और -1, तो ये जो वैल्यू मिली दैट इज कॉल्ड डेल्टा Ng। तो सम ऑफ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट गिव्स डेल्टा Ng। गेटिंग और नॉट? अब देखिए बच्चे क्या कहा गया कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट साइड एंड गैसियस मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइड दोनों इक्वल हो, इन दैट केस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा बच्चे। दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नहीं तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट प्रेशर पे भी गेन होगा, क्योंकि आपने डेल्टा Ng की वैल्यू 0 रखा है। अब आइए, अगर नेगेटिव हुआ तो डेल्टा U चेंज इन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बच्चों। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा एट डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 हुआ तो, मतलब नेगेटिव वैल्यू हुआ तो, एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और उल्टा हुआ कि अगर डेल्टा G की वैल्यू एक्सीड कर गई एज कंपेयर टू 0 तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी बच्चों, तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा होगी। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप देखिए दो केसेस और है जहां पे आपका डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होगा। व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल, आप याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट कि अगर आपका रिएक्शन क्लोज वेसल में कैरिड आउट हो, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो बॉम्ब कैलोरीमीटर तो आप समझ लेना बच्चों कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल सो दैट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट है नोट नंबर 2 कि अगर रिएक्शन इन्वॉल्व करता है ओनली सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन, नो गैसेस, इन दैट केस डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में देखिए, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या तो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड में या एक्वस में, गैसेस फॉर्म में नहीं हो, तो इन दैट केस डेल्टा Ng की वैल्यू को आपको क्या करना होगा? 0 कोड करना होगा। तो आइए बच्चों, इस पे बेस्ड एक आईडी ने क्वेश्चन पूछा, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो जैसे ही बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल दिया दैट मीन्स समझ लीजिए आप के वॉल्यूम कांस्टेंट है, was found to be 3263.9 किलोजूल पर मोल at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो यहां से आपको समझना है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट कंटेंट की बात हो रही है, इसका मतलब डेल्टा H आपको बताया जा रहा है फाइंड करने के लिए।
और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपको अमाउंट ऑफ हीट गिवन है वो डेल्टा यू है, ठीक है ना। और बेंजीन का आपको करना है कंबशन। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है, बेंजीन का कंबशन करोगे, बेंजीन क्या होता है C6H6, क्या आप जानते हैं बेंजीन लिक्विड होता है, ऑक्सीजन के साथ ही तो आप बर्न करोगे इसको, तो आपको मिलेगा CO2 प्लस वाटर। तो वाटर क्या होता है, लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो गया, गैस, वाटर लिक्विड, और ऑक्सीजन कितने होंगे, तो 3 6 2 जा 12 और 3 15, तो 15/2 है ना। तो 15/2 ये आपके पास क्या है, गैसेस फॉर्म में है। तो अब आप देखिए ये लिक्विड है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये भी लिक्विड हमें मतलब नहीं है, तो 6 मोल आपके पास गैसेस फॉर्म में प्रोडक्ट के पास हो गया और 15/2 रिएक्टेंट के पास। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा बच्चे, -3/2 विच इज इक्वल टू -1.5। तो ये आ गया आपका डेल्टा Ng, है ना। देख लीजिए डेल्टा Ng इक्वल टू आ गया 1.5 माइनस, और डेल्टा U गिवन है, फॉर्मूला यूज करिए, ये देखिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, सारी वैल्यू पुट करिए, डेल्टा H आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, जिसको हमने कोरिलेट किया बच्चों इंटरनल एनर्जी से, नहीं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी सिस्टम को हम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं या सिस्टम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस टर्म को, उस हीट कंटेंट को आप एंथैल्पी कहोगे। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे या जो भी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा, तो आप उसे क्या कहेंगे बच्चों, आप उसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहोगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है बच्चों, अपना ख्याल रखना और खूब मेहनत से पढ़ो, ठीक है, बाय।